हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम बात कर रहे हैं 2024 के क्वेश्चन पेपर की। इसमें हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए हैं और जो हमारे क्वेश्चन रह जाते हैं उन्हें हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम मार्क कर लेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पास आए हैं। तो जैसे कि आप देखते चले आ रहे हैं इन क्वेश्चन को जो हमने यहाँ पर सॉल्व किए हैं। चलिए, तो प्रीवियस जो आपका क्वेश्चन था उसमें आपने एक तो एनिमल सेल को यहाँ पे क्या किया था, ड्रॉ किया था, जंतु कोशिका को बनाया था। सेकेंड जो क्वेश्चन हमारे पास आया था वो आपने रंध्र का चित्र बनाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है जिसमें आपको बोला गया था कि यहाँ पर जो पोल्ट्री फार्मिंग है, फिशरीज है या बी कीपिंग है, तीनों में क्या सिमिलैरिटी है। जब आप प्रोडक्शन के लिए जब आप क्या करते हैं यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए या फिर आपने का उत्पादन बढ़ाने के लिए जब इनका पालन करते हैं तो इन तीनों में क्या सिमिलैरिटी है वो आपको यहाँ पे बताना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है वो है क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें कहा गया पेशीय रेशे कितने प्रकार के होते हैं। सभी प्रकार के पेशीय रेशों का चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट कीजिए। आपने कहा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मसल्स फाइबर एंड डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंस बिटवीन ऑल टाइप्स ऑफ मसल्स फाइबर। ठीक है, आपको मसल्स फाइबर के बारे में बताना है। कौन से टॉपिक से आपका क्वेश्चन आया है? अगेन आपका जो टिश्यू टॉपिक है उससे क्वेश्चन आए हैं। अब हमने टिश्यू को बहुत बार यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, एक बार आप लोगों को देखना है मसल्स फाइबर क्या होते हैं, कितने प्रकार के यहाँ पर होते हैं। चलिए, तो हमने यहाँ पर क्या देखे थे, जो पेशीय रेशे होते हैं वो कितने प्रकार के हमने देखे थे। हमने कहा था एक तो स्मूथ मसल्स की हमने बात की है, एक हमने बात की है स्लो, एक है फास्ट, ठीक है, एक तो है ऑक्सीडेटिव फाइबर जो आपके होते हैं। आपके लिए अब होमवर्क में ये है कि आपको इनके डायग्राम बनाने हैं। ठीक है, आपको क्या करने हैं, इनके जो डायग्राम है वो आपको बनाने हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपने कहा अलग अलग प्रकार के हमारे पास क्या आते हैं, पेशीय जो रेशियो होते हैं वो होते हैं। जैसे कि अगर आप फास्ट इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, आपने कहा कि ये क्या करते हैं, फास्ट मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेस ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती है, जल्दी टायर्डनेस आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आपको इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखने हैं और आपको इनका डायग्राम बनाना है। कुछ क्वेश्चन जब आप होमवर्क में करेंगे तब आपको जो टॉपिक है वो यहाँ पे क्या होंगे, समझ में आएंगे। ठीक है, तो एक बार पेशीय रेशियो आप लोग यहाँ पर देख लेंगे कितने प्रकार के होते हैं और इनका चित्र बना लेंगे। ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन आया है। ठीक है, इजी क्वेश्चन नहीं है, आपका थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है, आपको थोड़ा डिटेल में यहाँ पर पूछा गया है। क्लियर इतनी बात? आगे बढ़े। चलिए, अब है क्वेश्चन नंबर 30 जो हमारे पास आता है। हमारे चैप्टर हमारे इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट जो बायो का क्वेश्चन हमारे पास आता है वो है, यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं किस पे, माइटोकॉन्ड्रिया पे और लाइसोसोम पे। तो माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम इजी क्वेश्चन है, ये भी आपका इजी क्वेश्चन है क्योंकि आप पूरा डायग्राम बना चुके हैं। आपने का जो माइटोकॉन्ड्रिया है और जो लाइसोसोम है इसका फंक्शन क्या है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि 2 नंबर का ये है और 2 नंबर का ये है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे
माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपकी सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, आपकी सेल ऑर्गेनेली है। इसके अलावा आपने कहा माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है और अपना राइबोसोम्स होते हैं, इसीलिए ये अपना क्या बना सकते हैं, प्रोटीन बना सकते हैं। क्योंकि एक ऐसा टाइम था, एक टाइम पीरियड में जो माइटोकॉन्ड्रिया था वो एक सेपरेट सेल हुआ करता था। जैसे कि जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे आप पढ़ेंगे कि जीवन का उद्भव कैसे हुआ है, ठीक है। आप समझेंगे जीवन का उद्भव कैसे हुआ है। तो जीवन के उद्भव में आपने बोला सबसे पहले जो सेल्स बनी, सबसे पहले कुछ प्रिमिटिव गैसें थी, ठीक है। प्रिमिटिव गैसें यानी कि स्टार्टिंग में कुछ गैसेस यहाँ पर थी, प्रिमिटिव गैसें जिन्हें कहा जाता है, ठीक है। ये जो प्रिमिटिव गैसें थी यहाँ पर, इनसे क्या बना है, आपने कहा कि जो अर्थ है, अर्थ क्योंकि एक आग का जलता हुआ गोला था, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुई, कंटिन्यूसली बारिश होती रही, एक टाइम पीरियड के बाद क्या हुई, बारिश होती चली गई और बहुत मिलियन ईयर तक बारिश होती गई। धीरे धीरे जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम हो गया है। अब यहाँ पे जो पानी है वो एक्यूमुलेट होने लगा है, यहाँ पे कुछ प्रिमिटिव गैसें बनने लगी हैं और यहाँ पर लाइटनिंग और वॉल्केनोज के द्वारा यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है, जिससे कि गैस और जो पानी है इनके बीच में रिएक्शन हुआ है। तब यहाँ पर क्या बने हैं, यहाँ पे बने हैं प्राइमरी जो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। सबसे पहले माइक्रो मॉलिक्यूल बने हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल से मैक्रो मॉलिक्यूल बने हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या बना है, यहाँ पे आपने कहा ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ है, आपने कहा अमाइनो एसिड्स का फॉर्मेशन हुआ है। फिर उसके बाद इनसे क्या बना है, यहाँ पे आपने कहा ग्लूकोज से कार्बोहाइड्रेट बने होंगे, ठीक है। आपने कहा अमाइनो एसिड से प्रोटीन यहाँ पर बने होंगे, न्यूक्लिक एसिड से यहाँ पर आपने कहा आरएनए डीएनए का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है, ठीक है। और इस प्रकार से हमारे अर्थ में सबसे पहली जो सेल आई वो कौन सी सेल थी, वो स्वपोषी थी या वो परपोषी थी। तो एक लाइन डायग्राम मैं बना रही हूँ, यहाँ पर एक बेसिक सा आइडिया आप लोग रखिए कि जो प्रिमिटिव जो सेल यहाँ पे बनी है और जो आगे डेवलपमेंट हुआ है उनका क्रम क्या था। तो सबसे पहले बनी थी यहाँ पे हेटेरोट्रॉपिक सेल, यानी कि सबसे पहले बनी यहाँ पे परपोषी कोशिका, ठीक है। क्यों यहाँ पे परपोषी कोशिका बनी, क्योंकि आपने कहा कि जब यहाँ पे प्रिमिटिव गैसेस थी और जब पानी के साथ उन्होंने क्या किया है, रिएक्ट किया है, तब वहां पे कुछ इनिशियल जो सब्सटेंस आपके पास आए, जैसे ग्लूकोज आए हैं, जैसे अमाइनो एसिड्स आए हैं, जैसे न्यूक्लिक एसिड यहाँ पर आए हैं। ग्लूकोज क्योंकि हमने कहा अल्टीमेटली ये सारी चीजें जो हो रही हैं, आपके बॉडी में डाइजेशन हो रहा है, आपके बॉडी में रेस्पिरेशन हो रहा है, ये सभी चीजें किसके लिए हो रही हैं, ग्लूकोज के लिए हो रही हैं। क्योंकि ग्लूकोज ऑलरेडी अवेलेबल था उस टाइम पे अर्थ पे, तो जो सेल वहां पे बनी है उसे ग्लूकोज के फॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं है, उसके पास ऑलरेडी इतना सारा ग्लूकोज है, ठीक है। तो कैसी सेल का फॉर्मेशन हुआ है, हेटेरोट्रॉपिक सेल का फॉर्मेशन हुआ है। हेटेरोट्रॉपिक सेल, अब यहाँ पर क्या है, हेटेरोट्रॉपिक सेल से एक सेल से दो, दो से चार, चार से आठ और इस प्रकार से सेल्स का नंबर बढ़ता चला गया होगा। और आप जानते हैं क्योंकि ये जो सेल थी ये किस प्रकार की थी, ये सेल रही होगी या ये सेल थी यहाँ पर प्रोकैरियोट टाइप की, ठीक है। कैसी थी, प्रोकैरियोट थी, प्रोकैरियोटिक सेल थी ये। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल आपने कहा बहुत प्रिमिटिव सेल हुआ करती हैं, करती थी या अभी भी हुआ करती हैं। और प्रिमिटिव सेल्स का मतलब है कि इनमें जो डिवीजन होता है ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत जल्दी क्या करते हैं, अपनी संख्या में वृद्धि कर देते हैं। इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, आपने कहा विखंडन के द्वारा हो सकते हैं, यानी कि एक सेल टूट करके दो सेल बना रहे हैं, इस प्रकार से इनमें क्या होता है, विभाजन होता चला जाता है और अपनी संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं। बहुत तेजी से जब वृद्धि हुई तो आपने कहा उस टाइम पे अर्थ में जो ग्लूकोज था वो धीरे 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 करके कम होने लगा, ठीक है। जब यहाँ पर ग्लूकोज कम होने लगा तो क्या हुआ, तब यहाँ पर आगे आपने कहा ऑटोट्रॉपिक सेल का फॉर्मेशन हुआ। ऑटोट्रॉपिक सेल यानी कि स्वपोषी सेल, स्वपोषी कोशिका, स्वपोषी, स्वपोषी कोशिका यहाँ पर बनने लगी, ठीक है। अब हुआ क्या, ध्यान रखिए, स्वपोषी कोशिका का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं।
आपने कहा यहाँ पे जो सपोषी कोशिका बनी वो कैसे थी, आपने कहा कीमोसिंथेटिक। कैसी थी, फोटो ऑटोट्रॉप नहीं थी, कीमो ऑटोट्रॉप थी। तो इस प्रकार की कोशिका को हम क्या कहेंगे यहाँ पर, आपने कहा इस प्रकार की कोशिका को हम कहेंगे कीमो ऑटोट्रॉफिक सेल। इसका मतलब आप समझते हैं केमिकल के प्रेजेंस में जो अपने फूड का फॉर्मेशन कर रहे हैं उन्हें कीमो ऑटोट्रॉफिक कहेंगे। कीमो मीन्स केमिकल, ऑटो मतलब स्वयं और ट्रॉफिक मतलब संश्लेषण के, जो केमिकल के प्रेजेंस में स्वयं अपने भोजन का संश्लेषण कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये जो सेल है ये अभी क्या है, प्रोकैरियोट है। ये सारी जो कहानी चल रही है वो प्रोकैरियोट की ही चल रही है। ठीक है, अब क्या हुआ, केमिकल के प्रेजेंस में इन्होंने अपना भोजन बनाना शुरू किया, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स होंगे। क्योंकि हमने कहा इनिशियल स्टेज में प्रिमिटिव गैसों ने जब पानी के साथ क्या किया है, रिएक्ट किया है, तो वहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स थे। धीरे धीरे सेल इवॉल्व होने लगी, सेल में डेवलपमेंट होने लगा, आपने कहा इवोल्यूशन जो आप पढ़ते हैं, ठीक है, विकास होने लगा। और कुछ सेल यहाँ पे मॉडिफाई हो जाती है। कैसे, कुछ सेल यहाँ पे कीमो ऑटोट्रॉप से फोटो ऑटोट्रॉप में कन्वर्ट हो जाती हैं। फोटो ऑटोट्रॉपिक सेल, फोटो का मतलब होता है लाइट, ऑटोट्रॉपिक का मतलब आप समझते हैं। तो कुछ जो सेल है वो मॉडिफाई हो जाती है फोटो ऑटोट्रॉपिक सेल। इट मीन्स कि ये क्या कर रहे हैं, लाइट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बना रहे हैं। वैसा नहीं है कि कीमो ऑटोट्रॉपिक सेल्स यहाँ पे खत्म हो गई हैं और फोटो ऑटोट्रॉपिक सेल्स आ गई हैं, ये भी एग्जिस्ट कर रही होंगी, लेकिन इन्हीं प्रकार के कुछ ऐसी सेल्स है जिन्होंने थोड़ा मॉडिफाई हो गए हैं। ठीक है, उनमें रूपांतरण आ गया है। जैसे कि आप प्लांट्स में भी पढ़ते हैं कि जो प्लांट्स के रूट है उनमें मॉडिफिकेशन आ जाते हैं। तो आपने कहा कि जब रूट का वैसे मेन फंक्शन क्या होता है, आपने कहा वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करना और प्लांट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, लेकिन क्या हो जाते हैं, कुछ ऐसे रूट है जिनमें मॉडिफिकेशन आ जाती है, वो रूपांतरित हो जाते हैं। अब उनके फंक्शन आप अलग देखेंगे। जैसे कि कुछ जो रूट्स होती हैं वो क्या करते हैं, फूड का स्टोरेज करने लगती हैं। अब आप उन्हें भोजन के रूप में भी उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, कौन से वो होते हैं इसके एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे। अब हमने कहा कि कुछ ऐसे रूट्स भी होती हैं जो थोड़ा मॉडिफाई हो जाती हैं और अब वो रेस्पिरेशन का काम करने लगती हैं। जैसे कि दलदली एरिया में कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके जो रूट्स हैं वो मिट्टी से ऊपर आने लगते हैं, जैसे इस प्रकार से हैं। ठीक है, ये रूट्स हैं। अब ये रूट्स इस प्रकार से ऊपर आने लगते हैं। ठीक है, जिससे कि ये रेस्पिरेशन कर सके, क्योंकि दलदली भूमि में अपने का रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है। दलदली भूमि में गैस एक्सचेंज करने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। क्लियर है, तो इस प्रकार से आपने कहा कि जो रूट्स हैं वो मॉडिफाई होकर के अलग अलग जो यहाँ पे कार्य है वो करने लगते हैं। क्लियर है, इसके अलावा आपने कहा स्टेम है, स्टेम में भी क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है। अगर वो फूड स्टोर करे तो आप उसे खाने के रूप में प्रयोग में लाने लगते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपने का जो स्टेम है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। जैसे कि नागफनी आपने देखी होगी, नागफनी में जो कांटे होते हैं, क्या देखे आपने, इस प्रकार से जो नागफनी होता है और यहाँ पर आपको इस प्रकार से क्या दिखते हैं, ये जो कांटे दिखते हैं, एक्चुअली में ये होता है लीफ और ये होता है स्टेम। जो आप हरा भाग, मोटा भाग देखते हैं वो स्टेम होता है। लीफ तो क्या हो जाती है, यहाँ पर आपने कहा लीफ कांटे के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। तो यहाँ पे तना क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, रूपांतरण हुआ है। ऐसे ही आपने कहा कि जो यहाँ पर लीफ और स्टेम है उनमें मॉडिफिकेशन होता है और वो क्या होने लगते हैं, इस प्रकार से आपने कहा इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर होते हैं वो यहाँ पर क्या करने से उसमें मॉडिफाई हो जाते हैं। ये क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे कुछ क्लाइंबर्स और क्रीपर्स में आपने इस प्रकार के स्ट्रक्चर देखे होंगे जो होल्ड करने के लिए डेवलप हो जाते हैं। तो कुछ स्टेम भी यहाँ पर क्या करती हैं, इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाती हैं, कुछ लीव्स भी इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाती हैं। सेम वही चीज हमने यहाँ पर अप्लाई करना है। हमने कहा कुछ ऐसी सेल हैं जो मॉडिफाई हो गई होंगी और कुछ तो कीमो ऑटोट्रॉफिक सेल रह गई थी और कुछ इवॉल्व हो गई हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक सेल्स। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए ये फोटो ऑटोट्रॉपिक सेल्स इस प्रकार की थी, क्योंकि हमने कहा फोटो ऑटोट्रॉपिक सेल में क्या हो रहा है, आज की जब आप आज की डेट में पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस और फोटो ऑटोट्रॉपिक सेल को पढ़ते हैं, तो हमने कहा ये सेल क्या कर रही हैं, ऑक्सीजन को रिलीज कर रही हैं। ठीक है, क्योंकि आपने कहा कि ये फोटोसिंथेसिस के लिए क्या कर रही हैं, यहाँ पर क्या यूज करेंगी, पानी को यूज करेंगे। ठीक है, पानी को जब यूज करेंगे तो आपने कहा कि ये क्या करते हैं, पानी का ब्रेक डाउन होता है, H2O का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। तो H2 प्लस हाफ O2 यहाँ पर क्या करते हैं, में बन जाता है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज होती है। इनिशियल टाइम में यहाँ पर ऑक्सीजन यूज नहीं होती थी,
तो क्या यूज होता था यहाँ पर? आपने कहा ये पानी की जगह करते थे, H2S को यूज करते थे, एंड हमने बोला डिड नॉट रिलीज ऑक्सीजन। डिड नॉट रिलीज ऑक्सीजन, ठीक है। ये जो फोटो ऑटोट्रॉप है ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, फोटो ऑटोट्रॉपिक सेल इवॉल्व हुई। अब उन्होंने H2S की जगह यहाँ पे H2O यूज करना शुरू कर दिया है। H2O को रिलीज करेंगे एंड ऑक्सीजन, या दे रिलीज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होती है, रिलीज होती है। अब ये जो ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार के सेल, ये सारे क्या हैं, ये भी फोटो ऑटोट्रॉपिक सेल के बारे में बोला गया है, ये भी फोटो ऑटोट्रॉपिक सेल के बारे में बोला गया है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे ये ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करते क्योंकि H2S को यूज करते हैं, यहाँ पर ये क्या करें, H2O को यूज करें तो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। यहाँ तक बात चल रही थी, अभी पूरी प्रोकैरियोटिक सेल है। अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये फिर इवॉल्व हो जाती है और यूकैरियोटिक सेल में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, जो कि आजकल आप देखते हैं, ठीक है। तो हमने कहा परपोषी कोशिका से स्वपोषी कोशिका कैसे बनी है, ठीक है। और स्वपोषी कोशिका से आपने कहा कीमो ऑटोट्रॉपिक सेल से फोटो ऑटोट्रॉपिक सेल जो कि ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर रही है, और फोटो ऑटोट्रॉपिक सेल से आपने कहा ऑक्सीजन रिलीजिंग फोटो ऑटोट्रॉपिक सेल। अगर हम इसे पूरा लिखें, कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे ऑक्सीजन रिलीजिंग फोटो ऑटोट्रॉपिक सेल, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से फॉर्मेशन हुआ है, और लास्ट में आपने कहा कि जो यूकैरियोटिक सेल है यहाँ पर इवॉल्व इस प्रकार से हुए हैं। अब ये जो आप क्रम देख रहे हैं, इस टाइम पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है और जो प्लास्टिड है वो एक सेपरेट सेल हुआ करते थे, जिनमें अपना डीएनए होता था, अपना राइबोसोम्स होता था, और वो सेपरेट सेल हुआ करते थे, ठीक है। अब क्या होता है, एक प्रोकैरियोट सेल जो है, आपने कहा एक प्रोकैरियोट सेल है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हमारा आता है माइटोकॉन्ड्रिया इस प्रकार से, माइटोकॉन्ड्रिया। आपने कहा एक प्रोकैरियोट जो सेल होती है वो क्या कर लेती है, माइटोकॉन्ड्रिया को एंगल्फ कर लेती है इस प्रकार से, ठीक है, एंगल्फ कर लेती है। और आपने कहा कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की डेथ नहीं होती है, माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पे सरवाइव करता है, और अब ये इवॉल्व हो चुका है एक यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में अब ये एक सेल के क्या है, सेल ऑर्गेनेली का पार्ट यहाँ पर बन जाता है, ठीक है, जिस माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अभी आप बात कर रहे हैं। इतनी बातें क्लियर है, ये बेसिक चीजें हैं जो कि अभी आपको आगे काम आएंगे, जब आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप जाते हैं तब आपसे पूछ लिया जाता है, एक सीक्वेंस, एक पैटर्न आपसे पूछा जाता है कि किस प्रकार से सेल इवॉल्व हुई है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस सीक्वेंस को देखेंगे जब आप क्लास 11-12 में जाएंगे, और अगर आप बायो लेते हैं तब ये जो सीक्वेंस है आपके बहुत काम आने वाला है। तो एक बार देखिए आप लोग यहाँ पर क्या क्या चीजें हमने समझी हैं। चलिए, अब आपने ये तो बात कर ली, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे, ठीक है। तो इतना तो आप समझ चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए, अपना क्या होता है, राइबोसोम्स होता है, ये अपने प्रोटीन, खुद से प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब थोड़ा समझ लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया की तो इनर लेयर आपने कहा फोल्डेड होती है, तो हमें फिर से बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये हमारा आता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया की लेवलिंग अगर हम करें,
तो क्या हम लेबलिंग करेंगे? सबसे पहले हमारे पास ये आता है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन, और ये हमारे पास आता है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और हमने कहा ये हमारे पास आता है इनर मेम्ब्रेन स्पेस। सबसे पहले तो इतना आप नोट कीजिए कि हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका स्ट्रक्चर, क्योंकि आपके पास शॉर्ट नोट्स आए, ध्यान रखिए जब शॉर्ट नोट्स आपके पास आए हैं डायग्राम मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, आपको डायग्राम बनाना है, क्योंकि आपका जो आंसर है वो तभी कंप्लीट होगा। चलिए, अब यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है जिसे आप येलो कलर से यहाँ पे कलर कर रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। अब हमने क्या बोला था, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है यहाँ पर उसमें अपना क्या होता है, यहाँ पे अपना डीएनए होता है और अपने राइबोसोम्स होते हैं। तो यहाँ पे कुछ डीएनए बना लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये क्या आते हैं, डीएनए आते हैं। ये क्या बना लेते हैं, राइबोसोम्स बना लेते हैं। सबसे पहले तो डायग्राम आपका ये है, बहुत सिंपल डायग्राम है आपके माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। अब ध्यान देखिए, जो रेड कलर की जो लेयर है वो आउटर लेयर है, ठीक है। जो पिंक कलर की लेयर आपकी आती है वो इनर लेयर है। रेड और पिंक के बीच का ये जो स्पेस है इसे हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन स्पेस कह रहे हैं। जो येलो कलर का रीजन है उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें डीएनए और राइबोसोम्स हमने यहाँ पे दिखा लिए हैं। अब यहाँ पर हमने कहा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, हम डायग्राम किस चीज का बना रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। अब हमने कहा जो माइटोकॉन्ड्रिया है यहाँ पर इसके फंक्शन क्या होते हैं, इसके फंक्शन को समझने के लिए आप समझेंगे यहाँ पर डाइजेशन को। सबसे पहले जब डाइजेशन हुआ तो आपके पास आया डाइजेस्टेड फूड, और वो जो डाइजेस्टेड फूड था वो था ग्लूकोज, ठीक है। इस ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हुआ किसके द्वारा, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा, और ये जाता है आपके ब्लड में। ये कहाँ जाता है, आपके ब्लड में जाता है। आपके ब्लड से ये पहुंचाया जाता है सेल तक, ठीक है। हर एक सेल तक पहुंचाया जाता है। हर एक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में इसे माइटोकॉन्ड्रिया में इस ग्लूकोज को पहुंचाया जाता है, ठीक है। अब इनका डाइजेशन हुआ, डाइजेशन से डाइजेस्टेड फूड आया, डाइजेस्टेड फूड था ग्लूकोज, ग्लूकोज का क्या हुआ, अवशोषण हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, कहाँ पर, ब्लड में। ब्लड ने हर सेल तक क्या पहुंचाया, ग्लूकोज पहुंचाया। और अब जो ग्लूकोज है आपका वो कहाँ आ गया है, माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया है, ठीक है। ऐसा डायरेक्ट नहीं जाएगा, यही वे होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, अपनी माइटोकॉन्ड्रिया में होगी एटीपी जनरेट होंगी, एटीपी जनरेट होंगी, ठीक है। क्लियर है। ये हमें देखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी जनरेट कहाँ होती है और कितनी होती है।
अब वापस आइए और वापस मैं आपको वापस मैं यहाँ पे कुछ चीजें इरेज कर रही हूँ, जैसे कि आपका डीएनए, आपके डीएनए और राइबोसोम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इरेज हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये अंडरस्टूड है। ठीक है, अब बात करें आगे। हमने कहा यहाँ पर ग्लूकोज जो है वो कहाँ पहुंचा, ग्लूकोज जो पहुंचा वो यहाँ पहुंचा, ग्लूकोज यहाँ पहुंचा, ठीक है। कहाँ, मैट्रिक्स में पहुंचता है, ये मैट्रिक्स वाला रीजन हमने कहा था, ठीक है। अब जब ग्लूकोज यहाँ पर पहुंचा तो यहाँ पर चलती है क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल, ठीक है, क्रैब साइकिल चलती है। जब क्रैब साइकिल चलती है तो इसके कुछ प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि एक तो इससे बनेगा एटीपी, एक तो इससे कुछ क्या बनेंगे, एटीपी बनेंगे। इसके अलावा यहाँ पर बनते हैं NADH2 और FADH2, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा ग्लूकोज जब यहाँ गया तो यहाँ पर चलती क्रैब साइकिल, एक साइकिल चलती है यहाँ पे, ठीक है, एक साइकिल चलती है। और एक साइकिल जब चलती है तो ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज टूटता जाता है और ग्लूकोज के टूटने से एटीपी बनेगी, NADH2 बनेगा, FADH2 बनेगा। तो आपने कहा क्रैब साइकिल के जो उत्पाद है वो ये 3 है, ठीक है। एटीपी तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या हो जाएगी, संचित हो जाएगी, डायरेक्ट यहाँ पर क्या हो जाता है, एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो जाता है, एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं इनर मेम्ब्रेन जो देख रहे हैं, इनर मेम्ब्रेन पर लगे होते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यहाँ पर कुछ आपके क्या लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी कि कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स लगे होते हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कहेंगे, ये पूरी उसमें लगे होते हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के पास होते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन कैरियर जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करते रहते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कुछ इस प्रकार के होते हैं, ठीक है, जैसे कि FMN हो गया है, FMN से आपने कहा FES हो गया, इस प्रकार से ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर होंगे कि FMN इलेक्ट्रॉन को लेगा, FMN FES को देगा, FES किसी दूसरे को दे देगा। इतनी डिटेल में अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लास 11th में आपके पास ये बहुत डिटेल में आता है, बस एक आइडिया ले लीजिए अभी के लिए, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया पे शॉर्ट नोट्स आते हैं तो आप मैक्सिमम कितना लिख सकते हैं वो आपको बताया जा रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपने कहा कि ठीक है, जो यहाँ पर सबसे पहले तो जो मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स में हमने क्या बोला, मैट्रिक्स में यहाँ पर कौन सी साइकिल चली है, क्रैब साइकिल चली है। क्रैब साइकिल से क्या बना है, एटीपी बना है और इसके साथ NADH2 FADH2 बने हैं। अब यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि हमने कहा जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन पे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स लगे होते हैं, जहाँ इनमें होते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर। जैसे एक
प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ये है और इसमें ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन कैरियर होंगे। इलेक्ट्रॉन कैरियर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को लेना पास करना, लेना पास करना, ये हम क्या कहते हैं, कैरियर इन्हें कहते हैं। ठीक है, अब देखो होता क्या है, यहाँ पर जो NADH2 FADH2 है, इस पूरी चेन को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, ETC कहेंगे, E फॉर इलेक्ट्रॉन, T फॉर ट्रांसपोर्ट एंड P फॉर चेन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ होगी, इनर मेम्ब्रेन पर होगी। अब ये NADH2 और FADH2 कहाँ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे जाते हैं। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर जाते हैं तो उसके बाद यहाँ पर ये जनरेट करते हैं, यहाँ पर H पॉजिटिव को, H पॉजिटिव को, ये H पॉजिटिव फिर से मैट्रिक्स में आते हैं और NADH2 FADH2 कन्वर्ट हो जाता है अगेन ATP में। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है, देखिए यहाँ पर बात करते हैं। क्रैब्स साइकिल चली, इससे बने NADH2, इससे बना FADH2 और इससे बना ATP। तो ATP तो हमने कहा कि ठीक है, ATP तो ऊर्जा संचित करेगा। ठीक है, ATP में ऊर्जा संचित हो गई है। हमें एट लास्ट क्या चाहिए होती है, ATP चाहिए होती है। आपने क्या पढ़ा था कि किसी भी सेल की जो ऊर्जा मुद्रा है, एनर्जी करेंसी है, वो क्या है, अपने का ATP है। ये NADH2 कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे, ETC में जाएंगे। ठीक है, और ETC से ये दोनों क्या बनाते हैं, ATP बनाते हैं। सिर्फ इतना समझिए आप। ठीक है, यहाँ पर आपको H प्लस आयन याद नहीं करने हैं, कोई बात नहीं, आप सिर्फ इतना याद करेंगे, आप सिर्फ इतना याद करेंगे, ये हमारे पास क्या आ गई है, इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया आ गया है। ठीक है, यहाँ पर क्रैब्स साइकिल चल गई है। ठीक है, इसने बनाया है ATP, और इसने और क्या बनाया है, NADH2, FADH2, ये गए हैं कहाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में गए हैं तो इन्होंने बनाया है ATP। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब आपको डायग्राम कैसे बनाना है, डायग्राम ऐसे बनाएंगे कि जो पूरा क्या हो, कंप्लीट हो, समझ जाए कि ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये मैट्रिक्स है, ये यहाँ पर क्या है, प्रोटीन, जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और यहाँ पर क्या चली है, मैट्रिक्स में चली है क्रैब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ पर है। अब एक और चीज यहाँ पर ये है कि जो NADH2 है, इससे एक NADH2 से 3 ATP बनते हैं और एक FADH2 से 2 ATP बनते हैं। ठीक है, तो हमने कहा अगर NADH2 2 होंगे तो 6 ATP बनेंगे, अगर FADH2 2 होंगे तो 4 ATP बनेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। आपके पास जो शॉर्ट नोट्स यहाँ पे आए हैं, 2 नंबर का आता है, 2 नंबर के लिए आपके पास काफी सारा मैटर यहाँ पर हो गया, आपने काफी सारी चीजें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस कर ली हैं। चलिए, सेकंड जो पोर्शन हमारा रह जाता है वो है यहाँ पर लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि अपशिष्ट पदार्थ का क्या करता है, डाइजेशन करता है, सेल की सफाई करता है, और इसे हम क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली के रूप में भी जानते हैं, सुसाइडल बैग जिन्हें कहते हैं। यानी कि अगर लाइसोसोम फट जाता है, एंजाइम बाहर निकल जाते हैं, तो ये पूरी सेल का डाइजेशन यहाँ पर कर लेते हैं। लाइसोसोम के बारे में आप लोग होमवर्क में करके लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।